जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? हाँ जी लिखें। अच्छा ठीक है मीरब, वेरी गुड। जी कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा जी चलें जी, उर्दू का हमारा लेक्चर है जैसे आप जानते हैं। ठीक हो गया, वेरी गुड। चलिए अल्लाह ताला आपको ऐसे खुशखुरम रखे, सेहतमंद रखे। और हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा उर्दू बी का कल लेक्चर था, हमने तंदुरुस्ती मजमून पढ़ा था, जिसमें हमने जिक्र किया कि तंदुरुस्ती एक सेहतमंद जिस्म जो होता है वो इंसान की अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए बेइंतहा ज़रूरी होता है। तो आज हम अपने उर्दू ए के लेक्चर की तरफ आएंगे। हमारा सबक है यौम दिफा। ठीक है, अब दिफा किसे कहते हैं? अपनी हिफाजत करना। हर साल यौम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है। 6 सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जर्री फ़ौज, ठीक है, जर्री भी बहादुर को ही कहते हैं, ठीक है, जर्री किसे कहते हैं? बहादुर को ही कहते हैं, बहादुर, निडर, ठीक है। बहादुर और जर्री फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ा देना अब छक्के छुड़ा देने से क्या मुराद है कि दुश्मन जो होता है उसको परेशानी में मुब्तला कर देना, ठीक है, दुश्मन को सही तरीके से सबक सिखाना मुराद, ठीक है। सबक सिखाने से मुराद ये वाला सबक नहीं जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, सबक सिखाना यानी कि उनको बताना कि उन्होंने क्या गलत किया है, ठीक है। तो छक्के छुड़ा दिए, उनको अच्छे तरीके से सबक सिखाया। 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जुनून सर्द पड़ गया, ठीक है, सर्द पड़ जाना, इससे मुराद क्या होता है? कम होना, ठीक है, ठंडा हो जाना, सर्द पड़ना मतलब क्या है? कम हो जाना। अब जंगी जुनून से मुराद क्या है कि जो उनके अंदर ये ख्वाहिश थी कि हम जंग करें, पाकिस्तान पर हमला करें और पाकिस्तान को किसी भी तरीके से तबाह कर दें, तो ये एक तरह का जुनून था, पागलपन था। जुनून किसे कहते हैं? पागलपन को। जी बेटा साथ साथ अल्फाज मानी आप नोट करते हैं कि नहीं करते? मैंने कहा था कि रफ कॉपी पास रखा करें और साथ साथ लिखा करें। अगर किसी के पास किताबें हैं तो किताबों पर उसको जो है वो ख़त कशीद करते जाएं और साथ साथ लिखते जाएं। जंगी जुनून सर पड़ गया मतलब हिंदुस्तान के अंदर ये जो ख्वाहिश थी कि वो लोगों को, पाकिस्तान को शिकस्त दे दे, पाकिस्तान को तबाह कर दे, तो उसका ये पागलपन ख़त्म होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, ठीक है। क्यों कम होना शुरू हुआ? क्योंकि जब उसने हमला किया तो पाकिस्तानी फ़ौज ने उसका डट कर मुकाबला किया और उसको बताया, अच्छे तरीके से सबक सिखाया कि वो जो है हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। फिर है, और इसने अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़गिड़ाकर फौरी तौर पर जंग बंदी की दरख्वास्त पेश की। गिड़गिड़ाकर इसका मतलब होता है दरख्वास्त करना। आजिज़ी के साथ, ठीक है, बार बार बच्चे मैंने बहुत दफ़ा बताया है मीरब कि आपने कॉपी पर नहीं लिखने होते, अल्फाज मानी नहीं लिखने होते, सिर्फ आपने याद करने हैं और अपनी रफ कॉपी के साथ साथ नोट कर लिया करें ताकि आपको जो है समझ आ जाए। और अगर आप दोबारा से पढ़ते हैं, वो भी मैंने रफ कॉपीज़ में इसलिए कहा है कि सब बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। अगर किताबें हैं तो किताबों पर साथ साथ लिखते जाएं। ये सिर्फ आपके समझने के लिए होता है, पेपर में नहीं आता ये सवाल, इसलिए आप अपनी नीट कॉपीज़ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, गिड़गिड़ाकर आरजी के साथ इतना ही काफ़ी है, गिड़गिड़ाकर आरजी के साथ। अब क्या है? गिड़गिड़ाकर
जो है जंग बंदी की दरख्वास्त की अक़वाम मुत्तहिदा से। उन्होंने कहा कि आप ये जंग बंद करवा दें। अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा है जो पूरी दुनिया जो है उसमें ममालिक उसके शामिल होते हैं। अगर दुनिया में कोई ऐसी जंग या कोई ऐसे मसाइल होते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए उस मसले को हल किया जा सकता है। तो उन्होंने उससे फ़ौरी तौर पर जो है वो बहुत आर्ज़ी के साथ उनसे दरख्वास्त की कि वो जंग बंद करवा दें। यौम दिफ़ा पाकिस्तानी फ़ौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि 6 सितंबर को उन्होंने हमला किया था और फिर ख़ुद ही इस हमले की वजह से वो उनको शिकस्त हुई थी। तो इसलिए हम 6 सितंबर को पाकिस्तान का यौम दिफ़ा मनाते हैं कि उस दिन हमने अपनी हिफाजत करना सीख लिया, हमने दुश्मन को उनके दांत खट्टे कर दिए और उनको भागने पर मजबूर कर दिया। ठीक है। यौम दिफ़ा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक़िद की जाती है। ठीक है। हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। इमसाल हमारी जमात की बारी थी। इमसाल से क्या मुराद है? इस साल। इमसाल इस साल, यानी कि इस साल हमारे स्कूल की बारी थी। फिर क्या हुआ? हमारी जमात की बारी थी। जमात की सभी लड़कियां उस्तानी साहबा की रहनुमाई में स्कूल बस के ज़रिए स्टेडियम पहुंच गईं। लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़ज़ा गूंज रही थी। अब लाउड स्पीकर पर नशर होने से मुराद क्या है कि जो तराने, जो मिली नगमे होते हैं उनको हम कहते हैं। जो मिली नगमे लगे हुए थे वो बहुत ऊंची आवाज़ में लगे हुए थे। तकरीब के आगाज़ में अभी देर थी, मतलब तकरीब अभी शुरू नहीं हुई थी, कुछ वक्त बाकी था। स्टेडियम में तमाशाई जौक दर जौक आते जा रहे थे। जौक दर जौक का मतलब क्या होता है? गिरोह की शक्ल में आना। ठीक है। जौक दर जौक आना गिरोह की शक्ल में आना। ठीक है। गिरोह की शक्ल में आ रहे थे, जौक दर जौक आ रहे थे, गिरोह की शक्ल में आ रहे थे। और हर तरफ रंगों की बहार आई हुई थी। हम पहले से मखसूस की गई नशिस्तों पर बैठ गए, मतलब जो कुर्सियां हमारे लिए पहले से मखसूस कर दी गई थी, हम वहाँ पर बैठ गए। तकरीब वक्त मुकर्ररा पर शुरू हुई, यानी कि जो वक्त दे दिया गया था उसी वक्त पर शुरू हुई। तिलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। तिलावत कुरान पाक के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में नात पेश की गई, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है वो नात के ज़रिए बयान की गई। और तिलावत कुरान पाक उसके बाद है, इसके बाद कौमी तराना पढ़ाया गया। ठीक है, पढ़ा गया, कौमी तराना पढ़ा गया। लोग कौमी तराने के एहतराम में अपनी अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। ठीक है। इसके बाद फौजी जवान मुख्तलिफ दस्तों की सूरत में मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुजरे। अब क्या हुआ? गिरोह क्या होता है? कोई भी जमात, जब बहुत से लोग इकट्ठे होकर आते हैं तो उसको हम कहते हैं गिरोह। ठीक है, गिरोह की शक्ल में, एक जमात की शक्ल में। तो क्या हुआ कि इसके बाद फौजी जवान मुख्तलिफ दस्तों की सूरत में मुख्तलिफ जो है वो गिरोह बनाए हुए मार्च करते हुए नजर आए। जब फौजी, आपको पता है, मखसूस अंदाज में जब चलते हैं उसको हम कहते हैं उसका मार्च करना। तो वहाँ पर कौन सा तराना गूंज रहा था? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मतलब कहने का ये है कि इस वक्त ये कौमी तराना दोहराया जा रहा था जिसमें ये जिक्र हो रहा था कि हमारा वतन जो है वो तौहीद के साए में है, अल्लाह ताला को एक मानते हुए, और हमारा परचम उसकी हिफाजत में है। फौजी जवानों के कदमों की धमक, धमक कहते हैं ऊंची आवाज़ को, धमक होती है मतलब गूंज जिसे आप कह सकते हैं, बहुत तेज़ आवाज़। ठीक है, उसे कहते हैं धमक। अब जब पाँव ज़मीन पर कोई ज़ोर से मारे तो मखसूस आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, कदमों की आवाज़ भी आप कह सकते हैं। कदमों की आवाज़, कदमों की
आवाज़, बल्कि कदमों की तेज़ आवाज़ को कहेंगे धमक, और नगमे की पुरजोश बोल दिलों में अजीब उमंग और सरमस्ती पैदा कर रहे थे। उमंग किसे कहते हैं? ख्वाहिश को उमंग कहते हैं, ख्वाहिश को, और सरमस्ती सरूर। सरूर किसे कहते हैं? लुत्फ को, मज़ा। ठीक हो गया? सुरूर, लुत्फ और मज़ा। फिर उसके बाद क्या है कि मार्च पास के बाद फौजी जीपें और टैंक मैदान में आए। हम ये देखकर हैरान रह गईं कि हमारे फौजी जवानों ने सिर्फ 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफलें उठा ली और महाज पर डट कर दिखाया। मतलब 3 सेकंड देखें कितने थोड़े होते हैं, तो फटाफट जूते पहनना, उसके तस्मे भी बंद करना, और फिर राइफल जो बड़ी गन होती है उठाकर अपनी जो है वो जगह पर खड़े हो जाना कि जैसे वो निशाना बांधने लगे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं महाज पर डट जाना। तो सिर्फ 3 सेकंड में उन्होंने ये करके दिखाया। उन्होंने अपनी राइफलों को खोल कर नीचे रखा और फिर 15 सेकंड में उनको जोड़कर हवाई फायरिंग करके दिखाई। मतलब आपको पता है कि वो खुल जाती है, इसमें से जो गोलियां हैं वो निकाल देते हैं, कुछ इस अंदाज में खोलते हैं। तो उन्होंने फटाफट जो है फिर उसमें से गोलियां डाल के उसको अच्छी तरीके से जोड़ के दोबारा से निशाना लिया, और ये काम सिर्फ उन्होंने 15 सेकेंड में किया। अब आप देखें कि हम लोग जब लिखना, कुछ हमने कॉपी पर लिखना होता है, अपने बैग से कॉपी निकालते हैं, पेन निकालते हैं, इसमें हम 5 मिनट लगा देते हैं। तो इन्होंने देखें कि 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहने, गन भी उठाई और पोजीशन पे खड़े हो गए, और उसके बाद जो है 15 सेकंड में उन्होंने अपनी गन पहले खोल के रख के, फिर उसको 15 सेकंड में उन्होंने अपनी पूरी जो वो बंदूक थी उसको खोल के जोड़ा, जमा किया, और उसके बाद फिर जो है उन्होंने निशाना बांधा। उसके बाद है कि उन्होंने अपनी राइफलों को खोल के नीचे रखा, फिर 15 सेकंड में उनको जोड़कर हवाई फायर करके दिखाया, और गोया वो लम्हों में ही दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए तैयार होने की तरबियत रखते हैं। मतलब उनके पास, उनको ऐसी तरबियत दी गई है, उनकी ट्रेनिंग इस अंदाज में की गई है कि वो बहुत, अगर कोई दुश्मन उन पर हमला करे तो वो चंद लम्हों में, वो ये सोचते नहीं कि हमने कैसे करना है, फ़ौरन से फ़ौरन वो काम करके और अपने दुश्मन को उसका मुकाबला करते हैं। चलती हुई जीपों ने अपना मोर्चा संभाला, यानी कि जो उनका ख़ास जगह होती है जहाँ से उन्हें लड़ना होता है। हैरत अंगेज़ मंजर था कि बेख्तियार दाद देना पड़ी। हैरत अंगेज़, हैरत को बढ़ाने वाला, और दाद देना पड़ी, तारीफ़ करना पड़ी। ठीक है, दाद देना, तारीफ़ करना। ठीक है, दाद देना, तारीफ़ करना। नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर दादे तहसीन दी, वही मतलब तारीफ़ की। हवाई जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाने का मंजर भी सहर अंगेज़ था, मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का था। ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहिरा करके दिखाया। एक बहादुर फौजी ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को रस्से की मदद से ऐसे रोके रखा कि वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल 1 इंच भी आगे ना बढ़ा सके। मतलब 4 लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक फ़ौजी था, उसने एक रस्से को पकड़ा। अब उस रस्से को 4 मोटरसाइकिल जो थे वो खींच रहे थे अपनी तरफ, लेकिन इतनी ताकत का उसने मुजाहिरा किया कि चारों मोटरसाइकिल वाले उसको खींच नहीं सके। तो देखें कि ये बहुत जो है वो तरबियत की बात होती है कि इस अंदाज में उनकी तरबियत की जाती है कि वो इतनी ताकत का मुजाहिरा कर सकें। एक फ़ौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोक कर दिखाया। जीप सवार उसे 1 इंच भी पीछे ना धकेल सका। मतलब एक जीप आगे को आ रही है तो उसने अपनी ताकत लगाकर पूरी जीप को रोक लिया। देखिए ना, गाड़ी के सामने इंसान आए तो गाड़ी उसको उड़ा के फेंक देती है, टक्कर मार देती है, लेकिन वो इतनी उनकी तरबियत की जाती है कि वो हाथों से उसको पूरे ज़ोर के साथ, अब गाड़ी जो है जब उसको पूरी कुआ से चलाया जाए, पूरी उसकी जो रफ्तार बढ़ा दी जाए तो वो बहुत तेज़ रफ्तार होती है, बड़ी से बड़ी चीज़ को उठा के भी फेंक देती है। लेकिन वो जवान इतनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा था कि उसको 1 इंच भी जो है वो जीप पीछे नहीं कर सकी। जीप अपनी तरफ से आगे बढ़ाती रही, लेकिन वो नौजवान अपनी जगह पर खड़ा रहा। ठीक है, एक जवान ने तो अपनी ताकत का ऐसा सिक्का बिठाया कि बहुत देर तक दाद मिलती रही। इसने 2 जीपों को इस तरह रोककर दिखाया कि दोनों मुखालिफ सिमत में थे, मतलब एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, और दोनों तरीके से उसने दोनों हाथ रखकर जीपों को आगे नहीं आने दिया। ठीक है, नौजवान ने एक जीप के साथ अपनी कमर लगाई और दूसरी की पुश्त पर अपने दोनों पाँव टिका दिए। मतलब इस तरीके से किया कि एक के साथ यूँ अपनी पीठ से उसको रोका, एक को हाथों से रोक लिया।
ठीक है। सीटी बजी और दोनों ड्राइवरों ने एक साथ अपनी जीपें पीछे धकेलनी शुरू की, मगर मजाल है जो इस जवान के पाँव में ज़रा भी खम आया हो। दोनों जीपें अपनी जगह पर खड़ी पहिए घुमाती रहीं, मगर जवान के जिस्म में खम ना ला सके। खम होता है मोड़, मतलब कहने का ये कि उसको पीछे ना हटा सकी। बेटा वर्ड्स मीनिंग जो होते हैं ना वो अलग से कहीं लिखे हुए नहीं होते कि मैं आपको ग्रुप में भेजूं। ये तो मैं साथ साथ पढ़ाते हुए जो है वो लिखती जाती हूँ, आप इसको साथ साथ नोट कर लिया करें और फिर बाद में याद कर लिया करें, ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं मेरे पास कहीं से अलग से नहीं लिखे होते हैं, कि मैं साथ साथ पढ़ाते हुए आपको जो है वो अल्फाज मानी बताती रहती हूँ, तो इसलिए ये अलग से नहीं लिखे हुए कि मैं ग्रुप में भेज सकूँ। आप बस इनको याद करें और साथ साथ नोट किया करें। सबसे आखिर में फ़ौजी असले की नुमाइश की गई। खुदा के फजल से हम अपने दिफा के लिए बाबर, गौरी, गजनवी, बदर और हतफ मिज़ाइल बना रखे। ये मिज़ाइलों के नाम हैं। हमें बजा तौर पर अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है, यानी कि हम बहुत जो है वो खुले दिल के साथ कहते हैं कि हमें फ़ख्र है। अगर दुश्मन ने कभी वतन अजीज़ को मैली आंख से देखा, मैली आंख से देखना मतलब उसकी तरफ जो है वो हमला करने की कोशिश की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। नीस्तो नाबूद कर देना, तबाह बर्बाद कर देना। तबाह कर देना, ठीक है। हम खाने पीने का सामान साथ ले गई थी, लेकिन हम में से बहुत सी लड़कियां खाना खाना ही भूल गई। सच्ची बात तो ये है कि ये देखने की चीज़ है, बताने की नहीं। आप भी इस तकरीब को देखने ज़रूर जाएं, ठीक है। तो ये जो हमारा सबक है इख्तिताम पजीर हो गया यौम दिफाए पाकिस्तान, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। हमने इसकी पढ़ाई आज मुकम्मल कर ली और साथ साथ मैंने आपको मुश्किल अल्फाज के मानी बताए। और बेटा मैं दोबारा से बार बार दोहरा रही हूँ कि ये जो अल्फाज मानी होते हैं, आपने जो पिछली जमात पंजुम में जैसे आप पढ़ते थे और वहाँ पर आपके पास नोट्स में भी दिए होते थे, सारे अल्फाज मानी अलग से लिखे होते थे, क्योंकि वो एक सवाल था और पेपर में सवाल आता था और उसके नंबर होते थे। लेकिन अब आप जमात छठम में आ गए हैं, बड़ी क्लास में आ गए हैं, यहाँ पर पेपर में अल्फाज मानी का सवाल नहीं आता, इसलिए कहीं पर भी वो अलग से नहीं लिखे होते। जब हम सबक की पढ़ाई करते हैं तो मैं आपको साथ साथ वो वैसे बताती हूँ, वो इसलिए कि आपको समझने में आसानी हो, और दूसरा अगर आपको सलीस करने के लिए कोई पैराग्राफ आता है तो आप उसकी सलीस उर्दू कर सकें, और दूसरा आपको समझ भी आए कि इसका मानी क्या है। इसलिए आप उसको साथ साथ खुद से लिखा करें। मैं आपको अलग से इसलिए नहीं भेज सकती कि मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है जहाँ से मैं भेजूँ। हाँ, कुछ अल्फाज मानी जो हैं वो आपकी किताब के आखिर में भी दिए हुए हैं, जो जहाँ पर आपकी किताब ख़त्म होती है ना, वहाँ पर जो है मैं आपको बताती हूँ, ये जहाँ पे सारे आपके असबाब ख़त्म हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी अल्फाज मानी दिए होते हैं। कुछ दिए होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। ये जिसे फरहंग कहते हैं, इसमें जो है ये आपको शायद नज़र आए, यहाँ पर मैं करीब से दिखाती हूँ आपको, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये जो है आपके अल्फाज मानी आपको नज़र आ गए होंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन बेहतरीन ये होता है वहाँ पे क्योंकि सारे मौजूद नहीं होते, कुछ होते हैं, आप साथ साथ लिख लिया करें, ठीक है। इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना, तो ये आप साथ साथ लिखा करें। फिर ये होता है कि इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको अच्छे तरीके से वो सबक समझ में आ जाता है और ज़ख़ीरे अल्फाज आपका जो है वो जमा हो जाता है। और फिर इन अल्फाज की इमला भी क्या करें, इसको लिख के भी देखा करें। इमला का भी नंबर नहीं है, पेपर में इमला भी नहीं आती आपके, लेकिन ये सब चीज़ें हमने इसलिए करनी होती हैं कि आप अब बड़ी जमात में आ गए हैं, तो आपको जो है आपके अल्फाज का चुनाव दुरुस्त होना चाहिए। कुछ मज़मून लिखने की सलाहियत आप खुद भी रखते हों, ताकि अगर आप चाहें तो आप खुद भी कुछ लिख सकें, ठीक है। सिर्फ आपको रटा ना लगाना पड़े, बल्कि आप अपने अल्फाज में अपने अंदाज से भी किसी सवाल के जवाब को तहरीर कर सकें। इसलिए इसके लिए आपके अल्फाज के मानी आना ज़रूरी है। अब जब मुख्तलिफ़ अल्फाज आप मुख्तलिफ़ असबाग में पढ़ते हैं तो ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप जो है कुछ अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है मेरा बेटा। उम्मीद है कि अब आप आइंदा ये अल्फाज मानी के जो है सवाल इसमें परेशान नहीं होंगे। ये आपने साथ साथ लिखने हैं, इसको याद करना है और कोशिश करनी है कि आपको जो है इसका मसला ना हो, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। यौम दिफा पाकिस्तान कि मुसलमानों की जो दिफा के लिए कि मुसलमानों ने जो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था 6 सितंबर को, और उसको ख़ुद ही शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो दुनिया के सामने भी ज़लील ख्वार हुआ। और जो है इस दिन को हम जो है यौम दिफा के तौर पर मनाते हैं। और फिर इसमें एक तकरीब हुई थी, हमने दिखाया कि जो जहाँ पर मुख्तलिफ परेड, मुख्तलिफ जो फ़ौजी हैं हमारे, वो मुख्तलिफ काम करके दिखाते हैं, जिससे हमारे दिल में पाक फ़ौज के लिए और मोहब्बत पैदा होती है और हम लोग जो है हमारे अंदर ये एहसास पैदा होता है कि हमारी फ़ौज जो है वो एक जरी और बहादुर फ़ौज है। ठीक है, तो ये हमारा सबक आज मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। कि कोई सवाल अगर और है बेटा तो जल्दी से पूछ लें। हाँ जी, कोई सवाल है इसके अलावा? ठीक है, कोई सवाल नहीं है। ठीक है मेरा बेटा, चलें अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।